नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट या पर्यावरण के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनवायरनमेंट टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है और याद करनी है, उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसी वीडियो का 2 या 3 बार रिवीज़न करेंगे। एक-एक चीज़ को याद रखेंगे और उसके बाद आपको जहाँ से भी लगता है पर्यावरण पढ़ लीजिए। वैसे फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंसानी दिमाग है वो ऐसा सोचता है कि क्या पता इतने से वीडियो के बाहर क्वेश्चन आ जाए, तो बाहर आपके पास खुली छूट है, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन उससे पहले 2 या 3 बार इस क्लास को पढ़ लें। तो आइए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। अब पर्यावरण की क्या परिभाषा है, हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ये बातें बताने का कोई मतलब नहीं है, आप सभी जानते हैं। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1986 1986 में। सबसे ज्यादा बार पूछा गया और अब आने वाले एग्जाम में भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्लियर है? पॉल्यूटेंट या प्रदूषक, जो पदार्थ प्रदूषण या पॉल्यूशन करते हैं वो पॉल्यूटेंट है। हिंदी में इसको प्रदूषक कहेंगे। सबसे पहले ये प्रदूषक दो टाइप के हैं, जैव अनअपघटनीय और जैव अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया द्वारा अपघटित किया जा सके वो जैव अपघटनीय है, और जिनको नहीं किया जा सके वो जैव अनअपघटनीय है। इसमें आयरन, लेड, डीडीटी और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डीडीटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनअपघटनीय पदार्थ है। क्लियर है? और डीडीटी का आपको पूरा नाम याद भी होना चाहिए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड मैंने आपको बता दिया है, डीडीटी का आप खुद याद करेंगे, खुद देखेंगे क्या पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम बहुत बार मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर मैंने यहां पर डीडीटी का पूरा नाम लिख दिया तो आप उसको पढ़ लेंगे और बात खत्म। फिर जब एग्जाम के 4 क्वेश्चन आएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि वो क्या था। लेकिन आज मैंने आपको डीडीटी की फुल फॉर्म लिखवाई नहीं है और कहा है कि आपको डीडीटी का पूरा नाम याद होना चाहिए। फिर आप कहीं पर भी गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे डीडीटी का पूरा नाम तो आएगा, और फिर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा। क्लियर है? तो जैव अनअपघटनीय और जैव अपघटनीय, पहला क्वेश्चन तो यही। देखिए, हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और आर्गन क्या क्या प्रतिशत है, देख लीजिए। और जलवाष्प और अक्रिय गैसें भी हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। पॉल्यूशन या प्रदूषण जिनके द्वारा होगा वो पॉल्यूटेंट है, और अभी हमने उससे पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़े थे। अब एक और टाइप है प्राइमरी और सेकेंडरी। आजकल इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे केमिकल्स जो सीधे एनवायरनमेंट में मिले और पॉल्यूटेंट या प्रदूषण का काम करें।
प्राइमरी है। लेकिन कोई केमिकल निकला, उसने कोई रिएक्शन की और दूसरा रासायनिक पदार्थ बनाया, वो प्रदूषण कर रहा है। मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और उसे कहा जाएगा द्वितीयक प्रदूषक, जिसमें आएगा स्मोग। स्मोग में स्मोक धुआं और फोग कोहरा, धुआं और कोहरा दोनों मिलकर स्मोक बनाते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड रेन और PAN, आजकल इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। PAN क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, PAN का पूरा नाम। और याद रखना है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक PAN होगा। फिर पूछा जाएगा कि इनमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक में DDT दे दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल या जैव अन अपघटनीय प्रदूषक कौन है। ये 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले तो इसका रासायनिक सूत्र है, जितना बड़ा कार्बन उतना ही बड़ा ऑक्सीजन लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस को दम घोटू गैस कहते हैं, तो उसका जवाब भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको पता है हमारे ब्लड में, RBC के अंदर लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का वाहक है। और ये हीमोग्लोबिन की बंधुता या एफिनिटी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अगर कहीं भी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। किसी ने सिगरेट पी, धुआं बाहर छोड़ दिया, उसके पास वाला व्यक्ति सिगरेट नहीं पी रहा है तो भी उसको भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। अगर वातावरण में हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो वो ऑक्सीजन को लेके ही नहीं जाएगा। क्लियर है बात? तो सिगरेट पीना नहीं है और ना ही पीने वाले के पास बैठना है। अपने घर पे भी सबको समझाना है कि बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, और नहीं माने तो ये सारी चीजें बतानी है। और फिर भी नहीं माने तो फिर कह ही दो कि चलो फिर 2 ही जला लो। सूंघ के ही क्यों मरना, पी के ही मरते हैं। हीमोग्लोबिन की बंधुता, कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 200 से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये देख लीजिए, इन तीनों गैस में से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो फिर तो इसी के साथ। इसलिए एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण, कहीं से भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो वो मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एक है NO और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भूरे रंग की गैस है।
NO2। देख लीजिए, आराम से देखिए। ये NO2 वायुमंडल में ऊपर गई, बारिश हुई, जल आया, जल ने NO2 से क्रिया की और एक अम्ल बना दिया जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाएगा। और ये नाइट्रिक अम्ल अब वर्षा जल के साथ नीचे आ जाएगा। और इस वजह से वर्षा जल की पीएच कितनी हो जाती है, ये डाटा याद रखना है, 5.6 से कम हो जाती है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, कहीं एग्जाम में पूछी गई है कि वर्षा जल की पीएच कितनी से कम, 5.6 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा या एसिड रेन का घटक है। आगे चलिए, आगे है सल्फर के ऑक्साइड, जिसमें है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी यही होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा, बादलों से जब बारिश होगी तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके अब की बार H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, रसायनों का राजा, गंधक अम्ल, तेजाब। और ये H2SO4 क्या होगा, वर्षा जल के साथ नीचे आ जाएगा। और इस वजह से वर्षा जल की पीएच बताइए कितनी हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है। और इसका मतलब इस SO2 का भी योगदान है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन में। यहां से एक चीज पता लगी कि दो गैसें हैं जिनका अम्लीय वर्षा में योगदान है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देख लीजिए, मैं एकदम क्लियरिटी के साथ आपको चीजें बता रहा हूं, कोई फालतू की बात नहीं। जितना समय आप प्रवचन सुनने में लगाएंगे उतना समय आप इस वीडियो को दोबारा पढ़ने में लगा। क्लियर है? देखिए, एसिड रेन, वर्षा जल की पीएच, वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम होनी चाहिए। और एसिड रेन में होता क्या है, NO2 और SO2 दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये जल के साथ अभिक्रिया करके मैंने अभी बताया था नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ये जल के साथ अभिक्रिया करके अभी बात हुई थी क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों एसिड जल के साथ नीचे आ जाएंगे और क्या कर देंगे, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। और ये एसिड रेन नुकसानदायक है, स्किन डिजीज कर देती है, जल स्रोतों में जाएगी, वाटर रिसोर्सेज में जाएगी, वहां के जीवों को नुकसान पहुंचाएगी। उस जल का यूज सिंचाई में करेंगे तो फसल और मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगी। देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसके लिए एक इंडिकेटर है लाइकेन। लाइकेन, और लाइकेन आपने नाम सुना होगा, कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं और इनका ये संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन। और जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से
पॉल्यूशन हो रखा है वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। तो लाइकेन क्या है? SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। देख लीजिए, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन। एक टर्म है स्मोग। अभी मैंने आपको बताया भी था कि फोग, या यूं कह सकते हैं स्मोक, धुआं और कोहरा दोनों मिलकर स्मोक बनाते हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करके, एक स्मोक है फोटोकेमिकल स्मोक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह स्मोक बनता है। पहली बार लॉस एंजलिस में बना था, इसलिए लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें 3 चीजें हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, पेन। ये तीनों मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोकेमिकल स्मोक बनाई। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इटाई इटाई रोग किस तत्व की विषाक्तता के कारण? कैडमियम के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा क्लियरिटी के साथ। अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रोटोकॉल हुआ जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान और किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से, कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करना है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कनाडा में, 1987 में हुआ और इफेक्टिव हुआ 1989 में। इन सन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्योटो प्रोटोकॉल जापान, ओजोन लेयर डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, और इनके सन याद रखने हैं आप। क्लियर है? एनवायरमेंट और पॉल्यूशन, ये वीडियो देख लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन को आने दीजिए, 4 ऑप्शन पढ़िए, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन पहले इसको पढ़ लेना है। आपका ये दिमाग ये कहेगा कि इसके बाहर क्वेश्चन आ गया तो बहुत कुछ नॉलेज है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन पहले इसको 3 बार पढ़ लीजिए। और फिर भी नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। एक टर्म है कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक संपरिवर्तक। कैटालिटिक कन्वर्टर वाहनों में लगाया जाता है, वाहनों के द्वारा विषैली गैस छोड़ी जाती है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर उस विषैली गैस को कम विषैली गैस में बदल देगा। बात समझ रहे? कैटालिटिक कन्वर्टर वाहनों के द्वारा उत्सर्जित विषैली गैस को कम विषैली गैस या अविषैली नॉन टॉक्सिक गैस में बदल देगा। इस कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम का यूज। अगर आपने वाहन में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस वाहन में जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं वो सीसा रहित होना चाहिए, लेड रहित होना चाहिए। पीबी का मतलब है सीसा। पीबी रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तब ही कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम कर पाएगा, क्योंकि ये जो लेड है ये इस कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, उसको काम नहीं करने देता।
तो कैटालिटिक कन्वर्टर को नुकसान पहुंचाता है पीबी या लेड, तो सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जिसमें प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम का यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल होगा? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, शीशे का नहीं। सीसा इस कैटालिटिक कन्वर्टर को काम नहीं करने देता। भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब? 1981 में। ये सन आपको याद रखना है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। हैवी मेटल का मतलब है जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा हो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, जिसमें मरकरी, कैडमियम और कॉपर आएंगे। अब वाटर पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। किसी जल स्रोत में नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा चले गए, इसका मतलब उस जल स्रोत में न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया। इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। सिंपल सी बात है, किसी जल स्रोत में पोषक तत्वों का अधिक हो जाना सुपोषण या यूट्रोफिकेशन है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा चले गए, इसकी वजह से एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। किसी जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा हो गए, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से उस जल की बीओडी, पहले तो आपको बीओडी का पूरा नाम पता होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जिसमें भी यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम हुआ है, उस जल की बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है। बीओडी का पूरा नाम, और कुछ सोचना ही नहीं है आपको। एक नाम अभी पहले बात किए थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डीडीटी, इसका पूरा नाम आप देखेंगे, याद करेंगे बहुत बार। एक टर्म है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। आपने जल में डीडीटी छिड़क दिया, इस जल को मछलियों ने पी लिया, फिर किसी जीव ने मछलियों को खाया, और उस जीव या मछलियों को पक्षी ने खा लिया। तो ये जो फिश ईटर बर्ड है, इसके अंदर ये डीडीटी ज्यादा पहुंच जाता है। कहने का मतलब जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला आप समझते हैं, जीवों में खाने और खाए जाने की एक श्रृंखला है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है। सबसे पहले प्लांट है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इनको कहते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। फिर इनके ऊपर जो डिपेंड रहेंगे वो शाकाहारी, और शाकाहारियों के बाद मांसाहारी। ये जो चेन है इसे फूड चेन कहते हैं। स्टार्टिंग वाले को ट्रॉपिक लेवल 1, फिर ट्रॉपिक लेवल 2, फिर ट्रॉपिक लेवल 3, ऐसे पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल नाम होता है। तो स्टार्टिंग से अगर अपन आगे जाएंगे तो ये जो प्रदूषक है, केमिकल्स है, ये क्या होते हैं, इनकी अमाउंट बढ़ती जाती है। कहने का मतलब कोई रासायनिक पदार्थ एक पोषक स्तर या एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर है? आपने फसल में पेस्टिसाइड छिड़का, उस फसल को किसी जानवर ने खाया, और उस जानवर को अगर कोई इंसान खाएगा तो उस इंसान में उस पेस्टिसाइड की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एक पोषक स्तर से अगले में जाएगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो हुआ क्या, डीडीटी को पानी में छिड़का गया, तो बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उनमें इसकी मात्रा 25 ppm, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट है।
आपको याद रखनी है। अब इन बर्ड्स में डीडीटी की मात्रा ज्यादा हो गई तो इनका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म या उपापचय डिस्टर्ब हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है पक्षियों का अंडा। तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो अब अंडा कमजोर बनेगा और परिपक्व होने से पहले ही अंडा टूट जाएगा। इसलिए इन पक्षियों की पॉपुलेशन कम हो गई डीडीटी के बायोमैग्निफिकेशन के कारण। ये जैव आवर्धन अच्छा टॉपिक है। किसी भी रासायनिक पदार्थ का एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाने पर उसकी सांद्रता या मात्रा का बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन है। कंट्रोल यूट्रोफिकेशन हुआ क्या कि न्यूट्रिशन वाटर सोर्स में आ गए, इसकी वजह से बीओडी ज्यादा हो गई। इसको कंट्रोल करना है तो जल में फेरिक क्लोराइड और जिरकोनियम मिला दो, ये दोनों नाम याद रखने। ये क्या करेंगे, उन न्यूट्रिशन को पानी में घुलने नहीं देंगे, उनका अवक्षेप या प्रेसिपिटेशन बना देंगे, और इस वजह से यूट्रोफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यूट्रोफिकेशन के कंट्रोल के लिए फेरिक क्लोराइड और जिरकोनियम मिलाया जाए। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। मिनामाटा रोग मरकरी या पारे के कारण विषाक्तता के कारण होता है जल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, जल स्रोत में नाइट्रेट आयन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। एनवायरमेंट एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब में ये सन बड़े महत्वपूर्ण है। 1974 में वाटर या जल संरक्षण अधिनियम आया। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम आया, जिसमें संशोधन हुआ 1987 में। और 1987 में जो नॉइज पॉल्यूशन है, शोर प्रदूषण है, उसको शामिल कर लिया गया किसमें, वायु प्रदूषण में। तो कौन से सन में, तो 1981 में जो एक्ट आया था उसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ 1987 में, और नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन में शामिल कर लिया गया। और 1986 एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट देख लीजिए, ये सन याद रखने आप। नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में। कई बार डेसिबल इतना पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ध्वनि की आवृत्ति किसमें, पहले ऑप्शन में डेसिबल, आप डेसिबल करके आ जाए। वो ध्वनि की प्रबलता है, लाउडनेस है। जनरल टर्म में कई बार इंटेंसिटी भी लिख देते हैं, वैसे इंटेंसिटी अलग है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि इंटेंसिटी का मात्रक है वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, और अगर ऑप्शन में वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो वो सही आंसर है। वॉट पर मीटर स्क्वायर आंसर में है ही नहीं तो फिर डेसिबल के लिए जाना है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ध्वनि की श्रव्य प्रास, ऑडियबल जो साउंड है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी कह देते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक श्रव्य प्रास है, अपन सुन सकते हैं इंसान के लिए। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो अल्ट्रासाउंड है, और इसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासाउंड देख लीजिए। 20 हर्ट्ज से कम वाली को कहा जाएगा अवश्रव्य, इंफ्रासाउंड।
इंसान जो है वो तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की सुनता है, यही इंसानियत है। अगर कोई 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की सुन रहा है तो फिर डॉग है, बैट है, चमगादड़ है। 20 हर्ट्ज से कम की भी फ्रीक्वेंसी सुनता है, 5 हर्ट्ज की सुनता है गेंडा। तो किसी को गेंडा कहने की कहां जरूरत है कि और भाई साहब आजकल 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इंसान है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इससे ज्यादा है तो डॉग, इससे कम है तो गेंडा। एक और याद रखना है, बैट। चमगादड़ में एक सिस्टम है, इको लोकेशन सिस्टम, जिसके द्वारा वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगी और रात में जो बाकी ऑब्जेक्ट्स है, वस्तुएं हैं, उसकी दूरी का पता लगाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है नेवी में जहाजों का पता लगाने के लिए। यह है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार सिस्टम। नेवी में जहाजों का पता लगाने के लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बैट इको लोकेशन सिस्टम, दोनों में ही किसका यूज होता है? अल्ट्रासाउंड का। साउंड अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडाइनल वेव है। और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है उन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं करती। वैक्यूम या निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी। अगर अंतरिक्ष में कहीं वैक्यूम है, वहां दो लोग आपस में बात करेंगे तो ध्वनि नहीं पहुंच पाएगी। ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकंड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ध्वनि पर ताप का प्रभाव क्या है कि ध्वनि का जो वेग है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो ताप बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समानुपाती हो गई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रेशर का साउंड स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं है। देख लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड ठोस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडाइनल वेव है, और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया, उसमें संशोधन हुआ 1987 में। और जो नॉइज पॉल्यूशन था, इस नॉइज पॉल्यूशन को किस में इंक्लूड कर दिया गया? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साउंड के कुछ मान हैं डेसिबल में प्रबलता के। सामान्य श्वास के समय 10 डेसिबल का साउंड, मंद फुसफुसाहट के समय 30 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, नॉर्मल वॉइस 55 डेसिबल, 55 से 60। 90 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड सुनेंगे आप तो फिर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाए। देख लीजिए, 120 डेसिबल से ज्यादा तो कान का पर्दा भी फट सकता है। 80 डेसिबल से ज्यादा की साउंड को नॉइज पॉल्यूशन या शोर प्रदूषण माना जाएगा। एक टर्म और है, मैक 1, जो जेट विमान है उनके लिए होता है। अगर साउंड की स्पीड बराबर है
किसके? जो नॉर्मल साउंड स्पीड है 346 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल। मैक 2 का मतलब है नॉर्मल साउंड स्पीड से दो गुना स्पीड। और अगर मैक 3 स्पीड का मतलब है कि वो जेट विमान नॉर्मल साउंड स्पीड से 3 गुना ट्रेवल कर रहा है। मैक 1, मैक 2, मैक 3 स्पीड है ये। मृदा प्रदूषण, ये तीन, यही बातें याद रखनी। मिट्टी में अगर एसिडिटी या अम्लीयता ज्यादा हो गई, CaO, CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज। मिट्टी की प्रकृति अल्कलाइन या क्षारीय ज्यादा हो गई तो कार्बनिक खाद डालेंगे। मिट्टी में लवणीयता ज्यादा हो गई तो जिप्सम और पाइराइट डालेंगे। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन इकाई है रोंटजन, जिसे रैम कहेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंप्लीट। बार बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।